नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो जो बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हैं सभी लोग जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हिंदी का एक बेहतरीन क्लास चलने वाला है जो यूपी पीसीएल एवं विभिन्न एग्ज़ाम जितने भी हैं सभी एग्ज़ाम को देखते हुए बनाया जा रहा है और इसमें वही चीज़ आपको बताया जाएगा जो अभी तक क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम यहाँ पर आपसे क्या बातें कर रहे हैं आज से हिंदी के बारे में। आपसे हम यहाँ पर हिंदी के बारे में आज से बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हिंदी कैसा शब्द है? हिंदी में सबसे पहले हमको क्या जानना है कि वर्णमाला। हम वर्णमाला से शुरू करते हैं। वर्णमाला, तो वर्णमाला ये जो लिखा गया है इसकी लिपि क्या है? इसकी लिपि क्या है? तो इसकी जो लिपि है वो कैसे लिपि है? देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि है। और इसका जो साक्ष्य मिला है, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका जो साक्ष्य मिला है वो गुजरात के शिलालेख से मिला है। कहाँ से? गुजरात के शिलालेख से। गुजरात के शिलालेख से इसका साक्ष्य मिला है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है। और ये जो वर्णमाला है ये एक कैसी भाषा है? तो यह एक लैखिक भाषा है। कैसी भाषा है? तो लैखिक भाषा है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी पॉइंट है, इसको सबको आप लोग याद रख लीजिएगा। और वर्णमाला किसे कहते हैं? क्वेश्चन ये भी बन के आता है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला जो होता है वो सार्थक अक्षरों के समूह को, सार्थक अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। सार्थक अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब इसमें हम ये बताते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया वर्ण लिखा गया है, तो वर्ण का अर्थ क्या होता है? वर्ण माने क्या होता है? अक्षर। और अगला लिखा गया माला। माला मतलब क्या होता है? तो माला मतलब होता है पुंज। माला मतलब क्या होता है? पुंज। पुंज मतलब समूह होता है। पुंज को क्या कहते हैं? तो समूह कहते हैं। और ये जो अक्षर लिखा गया है, अक्षर एक ऐसा शब्द है, तो ये एक अनासवान शब्द है। ये एक ऐसा शब्द है, अनासवान शब्द है। तो हिंदी के बारे में आपको वर्णमाला के बारे में इतना चीज़ जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हिंदी की यूपी पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके सिलेबस में अगर हिंदी का पैटर्न है तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए हम इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। तो जैसे हम अगला देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 2 अक्षरों से बना होता है। हिंदी वर्णमाला कितने अक्षरों से मिलकर बना होता है? तो लिखते चलिए, हिंदी वर्णमाला 2 अक्षरों से मिलकर बना होता है। हिंदी वर्णमाला 2 अक्षरों से मिलकर बना होता है। ये चीज़ आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अब वो भी कौन कौन से अक्षर हैं? पहला अक्षर है वर्ण, दूसरा अक्षर है माला। पहला अक्षर क्या है? पहला अक्षर है वर्ण, दूसरा अक्षर है माला। ये चीज़ आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट ले लेते हैं। अगला पॉइंट में हम लिख लेते हैं वर्ण की सबसे छोटी इकाई की छोटी से छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। ध्वनि होती है। अगला है जिसका विभाजन कभी नहीं होता है। जिसका विभाजन नहीं होता है। जिसका विभाजन नहीं होता है उसी को अक्षर या अनासवान कहते हैं। क्या कहते हैं? अनासवान
वान कहते हैं। ये चीज़ आपको जानकारी होना जरूरी है। अब हम इसके आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया, सब लिखते चलिए, काहे को समझाते चलिए। आपका नोट्स भी बढ़िया से अच्छा से बनवा दें। सार्थक अक्षरों के समूह को, सार्थक अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला की लिपि क्या है? अभी हमने आपको पीछे बताया था। ये कैसी लिपि है? तो देवनागरी लिपि है। देवनागरी है। देवनागरी लिपि का साक्ष्य गुजरात के शासक जैन भट्ट के शिलालेख थोड़ा इधर लिख लीजिए, से प्राप्त हुआ था। तो हिंदी वर्णमाला की लिपि क्या है? देवनागरी है। देवनागरी लिपि का साक्ष्य गुजरात के शासक जैन भट्ट के शिलालेख से प्राप्त हुआ था। इतना आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर ये सब नहीं याद रखेंगे तो ये सब आपकी जिम्मेदारी है। आपको कैसे निकालना है, कैसे नहीं निकालना है। कोई भी एग्जाम है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको देख करके ध्यान में रखते हुए हम आपको बता रहे हैं। अगर आप लोग नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बहुत अच्छे से बना लीजिए। तो आगे लिख लीजिए, देवनागरी लिपि को एक व्यक्ति थे, आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा 1949 से स्वीकार किया गया था। इतना ये भी ध्यान देना है कि देवनागरी लिपि को आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा 1949 से स्वीकार किया गया था। देवनागरी का उद्भव ब्राह्मणी जो सबसे प्राचीनतम है, सबसे प्राचीनतम एक तो ब्राह्मणी है और एक क्या है, खरोष्ठी है। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना। पहला क्या है, ब्राह्मणी है, और ब्राह्मणी मान लीजिए नहीं है तो खरोष्ठी को भी हम टिक कर देंगे। तो इन दोनों में जो भी रहेगा वो हो जाएगा। अगर दोनों है तो अब सबसे पहले हम क्या इस पर लगाएंगे, ब्राह्मणी को लगाएंगे। तो देवनागरी का उद्भव ब्राह्मणी जो सबसे प्राचीनतम है, तो सबसे प्राचीनतम देवनागरी कौन सा है, ब्राह्मणी है, और ब्राह्मणी नहीं है तो हम खरोष्ठी मान लेंगे। इतना आपको ध्यान में देना है। आइए इसके आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हम लेते हैं, वर्णमाला के 2 भाग होते हैं। वर्णमाला के कितने भाग होते हैं? तो वर्णमाला के 2 भाग होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा क्या है, तो दूसरा है व्यंजन। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या लिख लीजिए यहाँ पर। स्वर टोटल कितने होते हैं? 11 होते हैं। और कुल स्वर अगर पूछा जाता है तो कुल स्वर कितने हो जाएंगे? कुल स्वर हमारे 13 हो जाएंगे। अनुस्वर अगर पूछता है तो अनुस्वर कितने हो जाएंगे? तो अनुस्वर हमारे कितने रहेंगे? 1। वो भी कौन से? अंक। इसको आप पढ़े होंगे।
और अगर विसर्ग पूछा जाता है तो विसर्ग कितने होते हैं, तो विसर्ग की संख्या भी 1 होती है, वो भी कौन सा होता है, आहा। ये चीज़ आप पढ़े होंगे। एक यहाँ पर ये भी पूछा जाता है अयोग वाह, अयोग वाह, अयोग वाह की संख्या कितनी होती है, तो अयोग वाह की संख्या 2 होती है। वो कौन कौन सा होता है, अंक और आहा, ये दोनों हमारे अयोग वाह होते हैं। हम बात करते हैं अब मिश्रित स्वर। तो अगला हेडिंग है मिश्रित स्वर। मिश्रित स्वर, हम मिश्रित स्वर के बारे में बताते हैं। तो मिश्रित स्वर का दूसरा नाम क्या है, मूल स्वर। मिश्रित स्वर को हम क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। और इसी मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, तो मूल स्वर की संख्या 4 होती है। और इसी मूल स्वर को हम एक चीज़ और कहते हैं कि वो भी क्या कहते हैं, तो सांध्या स्वर कहते हैं। सांध्या स्वर, सांध्या स्वर भी कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। मिश्रित स्वर पूछा जाता है तो मिश्रित स्वर की संख्या, मिश्रित स्वर की संख्या भी 4 होती है, मूल स्वर की भी संख्या 4 होती है, सांध्या स्वर की भी संख्या 4 होती है। वो 4 कौन कौन से होते हैं, इसको भी यहाँ पर देखते चलें। वो 4 होते हैं ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या 4 होती है। इसमें एक क्वेश्चन ये बन करके आता है, छोटा आ। छोटा आ क्या होता है, तो छोटा आ को केंद्रीय या माध्य स्वर भी कहते हैं। केंद्रीय या माध्य स्वर भी कहते हैं। ये चीज़ आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और एक मान होता है बड़ा आ। बड़ा आ को क्या कहते हैं, तो बड़ा आ को अग्र स्वर कहते हैं। बड़ा को क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। तो अब हम बातें करते हैं स्वरों के प्रकार के बारे में। हम क्या बात करते हैं, स्वरों के प्रकार के बारे में। तो अभी तक जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये क्लासेज उनको पसंद आ रहा है तो लाइक भी ज़रूर कर दें। आइए हम आगे देखते हैं इसके आगे क्या कह रहा है। कि जैसे स्वर के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्वरों के स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या है, पहला है हास्य स्वर। पहला है हास्य स्वर। दूसरा क्या है, तो दूसरा है दीर्घ स्वर। और तीसरा क्या है, तो तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। अब ये जो हास्य स्वर लिखा गया है, हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं, तो हास्य स्वर छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। हम बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और आखिरी है औ। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। हम बात करते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जैसे रामः हो गया, ये हो गया, श्यामः हो गया, इसके बाद मोहनः हो गया, ये सब हमारे प्लुत स्वर हैं। या फिर इस प्रकार से ऊ लिखा रहता है, जी लिखा रहता है, ओम लिखा रहता है। तो ओम देखिए ऐसे लिखा जाता है, तो ये अगर ओम भी लिखा गया है तो ओम हो गया, या ओम कभी कभी आपको ऐसे मिल जाता है। तो ये सब हमारे क्या हैं, प्लुत स्वर हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजन के बारे में। स्वर आपका कंप्लीट हो गया। हम अब बात करते हैं व्यंजन के बारे में। तो अगला हेडिंग हमारा है व्यंजन। तो व्यंजन के बारे में अगर बातें करते हैं तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है, व्यंजन की संख्या कितनी होती है, व्यंजन की संख्या 4 होती है। व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन से, पहला कौन सा व्यंजन है, तो पहला है स्पर्श व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन। दूसरा क्या है, तो दूसरा है अंतास्त व्यंजन। अंतास्त
व्यंजन। तीसरा क्या है? तो तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। और यहाँ पर जो चौथा है, चौथा हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। चौथा क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पर ये 4 हो गए हैं। अब बात करते हैं कि स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन को हम क्या कहते हैं? उदित व्यंजन भी कहते हैं। उदित व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन को हम उदित व्यंजन भी कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और 25 कौन कौन से होते हैं? तो ये जो होते हैं ये का से ले करके कहाँ तक होता है? तो यह जो है माँ तक होता है। का से लेकर के माँ तक जो भी होते हैं इनकी संख्या 25 होती है। हम बात करते हैं अंतास्त व्यंजन। तो अंतास्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। वो भी कौन कौन से होते हैं? तो या हो गया, रा हो गया, ला है और वा। यहाँ पर ये हमारे अंतास्त व्यंजन हो जाएंगे। अगर हम ऊष्म व्यंजन के बारे में बात करते हैं तो ऊष्म व्यंजन में बड़ा सा, खट्टी सा, इसके बाद छोटा सा, हा, इनकी भी संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अगर संयुक्त व्यंजन की संख्या अगर पूछी जाती है तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 हो जाएगा। वो भी कौन कौन से? छत्र, त्रिंग, ज्ञा और स्रा। ये इनकी भी संख्या कितनी होती है? इनकी भी संख्या 4 होती है। तो एग्जाम में यहाँ से आपके क्वेश्चन निकल करके आते हैं। तो ये सब पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया जा रहा है। और अगर ये भी क्लास आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें। और जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी प्रकार से आपको डेली क्लासेज दिया जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं कि स्पर्शी व्यंजन। हम एक एक के बारे में अब बातें करते चलेंगे। तो हमारा अगला हेडिंग क्या है? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। अगला हेडिंग क्या है? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? एक कॉलम बनाते हैं। वो भी कॉलम क्या है देखते चलिए। हमको कैसे याद करना है, हम एक ट्रिक्स के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे आपको ये पता होगा का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। इसके बाद ता, था, दा, धा, ना। इसके बाद है पा, फा, बा, भा, मा। इतना आपको ये याद होना चाहिए। का से लेकर के माँ तक याद होना चाहिए। ये हमारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ये हमारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। इनकी टोटल संख्या कितना है? 25 है, क्योंकि ये हमारे 5-5 के हैं। तो 5 देखिए यहाँ से 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 55, 25, इनकी संख्या 25 हो जाती है। यहाँ पर आपको ये देखना है, क्वेश्चन यहाँ बन करके आता है कि घोष किसे कहते हैं? अघोष कहते हैं। तो हम देखिए यहाँ पर इसको, जो ये वाला व्यंजन है इसको हम लिखेंगे अघोष। इसको क्या लिखेंगे? अघोष। इसको भी क्या लिखेंगे? अघोष। और जो ये मान लिखा गया इसको लिखेंगे क्या? सघोष। और इसको भी हम क्या लिख देंगे? सघोष। इसको भी हम लिखेंगे सघोष। और इसको भी हम क्या लिख देंगे? सघोष। इतना आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नीचे से हम देखिए यहाँ पर ट्रिक, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिख देंगे हम अल्प प्राण। देखिए ये जो लिखा जा रहा है इसको आपको ट्रिक से अभी समझाएंगे। इसको लिखते हैं महाप्राण, इसको फिर लिखते हैं अल्प प्राण, इसको लिखते हैं महाप्राण, पुनः इसको लिखते हैं अल्प प्राण। तो यहाँ पर ये चीज़ हमको जानकारी होना जरूरी है। देखिए हम इसको कैसे याद करेंगे कि कौन से अघोष है कौन से सघोष है। ट्रिक क्या होता है यहाँ पर? ट्रिक, आगे के दो अघोष
बाकी सब सघोष। इस प्रकार से हम इसको याद कर लेंगे। आगे के दो अघोष, बाकी सब सघोष। ये देख रहे हैं आगे के ये वाला लाइन हमारा आगे का है। आगे के दो अघोष, ये लाइन हमारा पूरा क्या हो गया, अघोष बन गया। और बाकी सब सघोष, बाकी इधर है, बाकी ये तीनों हमारे सघोष हो जाए। अब देखिए ये चीज आपको याद हो गया होगा, आगे के दो अघोष, बाकी सब सघोष। तो यहाँ पर का और खा ये हमारे अघोष हैं, गा घा अंगा ये हमारे सघोष हो जाएंगे। इसी प्रकार से टा में देखते हैं तो टा ठा अघोष हो गया, और टा ठा डा ढा आड़ा, तो डा ढा आड़ा ये हमारा क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। अगर हम पा की लाइन में देखते हैं तो पा फा हमारे अघोष हो जाएंगे, बा भा मा ये हमारे सघोष हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको ये बन के आता है, अल्प प्राण और महाप्राण को कैसे हम याद करेंगे। अल्प प्राण और महाप्राण याद करने के लिए हम ऐसे याद करेंगे, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। एक बार अल्प प्राण कहेंगे, एक बार महाप्राण कहेंगे, पुनः अल्प प्राण कहेंगे, फिर इसके बाद आप महाप्राण कहेंगे, फिर सबसे लास्ट में अल्प प्राण कहेंगे। तो यहाँ से हम इसको याद कर ले जाएंगे। जो हमारा ये लाइन लिखा गया है, ये लाइन हमारा क्या है, अल्प प्राण है, ये लाइन हमारा महाप्राण हो गया, ये लाइन हमारा अल्प प्राण हो गया, पुनः ये लाइन हमारा महाप्राण हो गया, ये लाइन हमारा अल्प प्राण हो गया। इसको आप 4-6 बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आइए फिर इसके आगे हम समझते हैं। इसके आगे देखिए क्वेश्चन आपका ये निकल करके आता है सबसे ज़्यादा, काकल्य। काकल्य ये क्वेश्चन बन करके आता है, काकल्य किसे कहते हैं। तो काकल्य किसे कहते हैं, मतलब काकल्य कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन आपका ये बन करके आता है। तो काकल्य कौन कौन से होते हैं, हा हो गया, बड़ा सा हो गया, इसके बाद खट्टी सा हो गया, इसके बाद ना हो गया, ना में आधा ना, इसके बाद आधा माँ। ये हमारे क्या हैं, काकल्य हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अनुनासिक। अनुनासिक ये पूछा जाता है, अनुनासिक वर्ण आपसे। तो अनुनासिक वर्ण आपसे पूछा जाता है। तो अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हैं, ड़ा, इया, आड़ा, ना और माँ। ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे अनुनासिक स्वर हो जाएंगे। ये हमारे क्या हो जाएंगे, अनुनासिक हो जाएंगे। ये चीज़ आपको जानकारी रखना भी जरूरी है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि अंतास्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अगला हेडिंग है अंतास्त व्यंजन। अंतास्त व्यंजन यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन करके आता है। तो अंतास्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे अंतास्त व्यंजन हैं। ये हमारे कैसे हैं, अंतास्त व्यंजन। और ये जो अंतास्त व्यंजन है, इसी अंतास्त व्यंजन को हम क्या कहते हैं, ये भी आप याद लिख रखिए। जो जैसे यहाँ पर हम अंतास्त व्यंजन में जैसे या, रा, लावा लिखा गया है, तो या को देखिए ट्रिक से सब याद करते चलिए इसी वक्त। या को क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। रा को क्या कहते हैं, तो रा को प्राकल्पित, प्राकल्पित ये हमारा हो जाएगा। ला को क्या कहते हैं, तो ला को जो है पार्श्विक कहते हैं। और वा को क्या कहते हैं, तो वा को अर्धस्वर कहते हैं। वा को क्या कहते हैं, तो वा को अर्धस्वर कहते हैं। यहाँ से ये इतना क्वेश्चन बन करके आता है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अंतास्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो अंतास्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। ये भी आपको याद रखना भी जरूरी है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अगला हम लिखते हैं ऊष्म व्यंजन। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन से जो क्वेश्चन बन करके आता है, इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी भी संख्या 4 होती है। वो भी कौन कौन से, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा, खट्टी सा, छोटा सा, बड़ा सा, हा, ये इनकी संख्या भी 4 होती है। देखिए यहाँ पर जो ये बड़ा सा लिखा गया, बड़ा सा को हम तालु भी कहते हैं। पूछा जाता है तालु कौन कौन से हैं, तो बड़ा सा हमारा तालु में आता है। और जो खट्टी सा है, खट्टी सा को हम मूर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। और ये जो सा लिखा गया है, सा को हम दंत कहते हैं।
सा को क्या कहते हैं? दंत। और यहाँ पर एक मान लिखा गया हा, हा को हम कंठ कहते हैं, हा को हम कंठ कहते हैं। और यह कंठ क्या है? यह सघोष है। कंठ क्या है? तो यह एक सघोष है। देखिए हा जो है ये सघोष है, और बाकी जो ये तीनों लिखे गए हैं, जो यहाँ पर ये तीनों लिखे गए हैं, ये तीनों क्या हैं? तो ये तीनों अघोष हैं। ये तीनों कैसे हैं? तो ये तीनों अघोष हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और जैसे यहाँ पर आपको ट्रिक बताया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है संयुक्त व्यंजक। अगला हेडिंग क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन हमारा अगला पॉइंट है। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छत्र, त्रिंग, ज्ञा और स्रा, ये हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन है। यहाँ पर छत्र लिखा गया है। छत्र ये किन किन शब्दों से मिलकर बना होता है? क्वेश्चन ये में ये भी निकल सकता है। तो का प्लस खट्टी सा से मिलकर के क्या बनता है? छत्र बनता है। त्रिंग किससे बनता है? तो त्रिंग ता से बनता है और रा से बनता है। ज्ञा किससे बनता है? तो ज्ञा जो है जा से बनता है। जा मतलब आधा जा प्लस इया से बनता है। ये हमारे आधा है। और यहाँ पर स्रा, स्रा लिखा गया। स्रा जो है आधा सा से बनता है और प्लस री से बनता है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन आपके निकल करके आते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन आपको जो इम्पोर्टेंट है वो उसको भी लिखवा दे रहे हैं। इसमें पूछा जाता है कि मूलतः व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो मूलतः व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्वर की संख्या कितनी होती है? तो स्वर की संख्या हमारी 11 हो जाएगी। कुल स्वर कितने पूछे हैं? कुल स्वर अगर पूछा जाता है तो कुल स्वर हमारे कितने हो जाएंगे? 13। व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन कितने होते हैं? 39। और यहाँ पर ध्वनि, ध्वनि पूछी जा सकती है कि ध्वनि की संख्या कितनी होती है? तो ध्वनि की संख्या 52 होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी निकल करके आ सकता है, देख लीजिए कि जैसे यहाँ पर लिखा गया है ए और आय, ए और आय ये दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों जो है कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु होते हैं। और जैसे यहाँ पर एक लिखा गया है ओ और आओ, ये दो मान लिखे गए हैं। तो ये दोनों मान हमारे कैसे होते हैं? कंठ प्लस ओष्ठ से मिलकर बने होते हैं। और एक लिखा गया है डा और एक लिखा गया है ठा, ये दोनों कैसे होते हैं? तो ये दोनों उच्छिष्ट हमारे होते हैं। तो यहाँ से दोस्तों टोटल इतना क्वेश्चन बन करके आता है कि वर्णमाला से टोटल इतना क्वेश्चन बन करके आता है। अगर इतना आप तैयारी कर ले रहे हैं तो इससे बाहर आपका कोई भी नहीं जाएगा। तो जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर उनको क्लास ये जो भी चला है पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दें। अगले एपिसोड में कल पुनः इसी टाइम मिलेंगे। नमस्कार।